कक्षा 12 कॉमर्स और व्यवसाय के सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी लेखाशास्त्र भाग 2 के प्रथम अध्याय कंपनी लेखे के अंतर्गत अंश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें लेखाशास्त्र भाग 2 अध्याय 1 कंपनी लेखे, जिसके अंतर्गत अंश से संबंधित समस्त विवरणों का उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं, जिसकी अलग सार मुद्रा होती है, जिसकी अलग सार मुद्रा के अंतर्गत उसकी एक मुहर होती है जो कंपनी को प्रमाणित करती है। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी स्थापित कैसे होती है। तो कंपनी विधान द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित की जाती है और कंपनी कानून सन 2013 में लागू किया गया। इसके पूर्व के कंपनी अधिनियम थे, कंपनी कानून थे 1956 या उसके और पूर्व के 1866 और उसके बाद बहुत सारे कंपनी अधिनियम बनाए गए, लेकिन नए संशोधित कंपनी कानून जो बनाए गए हैं सन 2013 में, ये अब भारतीय कंपनी के अंतर्गत यही नियम लागू है जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी है। तो फिर से आप देखें कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अलग सार मुद्रा होती है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत कंपनी के अंश को शामिल किया जाता है। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक समतांश और एक पूर्वाधिकार अंश। अंश दो प्रकार के होते हैं, पहला समतांश और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश, इन्हीं दोनों अंशों के आधार पर कंपनी अपनी पूंजी जुटाती है। तो अब आप देखें समता अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है और यह पूर्वाधिकार अंशों के अंशधारियों को लाभ देने के बाद ही दी जाती है। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर लाभांश की दर निश्चित होती है और जिसे सबसे कंपनी में लाभ होने की स्थिति में सबसे पहले इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्माण करती है। अब आप देखें अंश किसे कहते हैं। जो अंश है, अंश कंपनी की एक जो पूंजी होती है वो कई हिस्सों में विभाजित होती है। कंपनी की पूंजी अनेक हिस्सों में विभाजित होती है जिसे अंश कहा जाता है। एक संयुक्त स्कंध कंपनी की पूंजी जिन हिस्सों में विभाजित होती है उन्हें अंश कहा जाता है। तो ये अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। अब आप देखिए इन अंशों पर लेखे कैसे किए जाते हैं। कंपनी के जो लेखे होते हैं, तो सबसे पहले कंपनी दो प्रकार से अंशों का निर्माण कर सकती है, या तो एक मुफ्त राशि प्राप्त कर ले या थोड़े थोड़े रकम प्राप्त करें, अर्थात आवेदन पर, आवंटन पर और याचना करके। तो दो प्रकार से अंशों का निर्गमन किया जाता है और इससे पूंजी प्राप्त की जाती है कंपनी द्वारा। तो सबसे पहले है जब एक मुफ्त राशि प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन, इससे संबंधित जो जनरल एंट्री की जाती है वो दो एंट्री होती है केवल। जैसे समता अंश है तो इसके लिए एंट्री होगा आपका ये आपका डेट का कॉलम हो जाता है, ये एक अमाउंट डेबिट का होता है, एक अमाउंट क्रेडिट का होता है, ये लेफ्ट का कॉलम है। इसके बाद तो अब आप देखिए सबसे पहले है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
to shareholders account. Bank account debit to shareholders account. Being amount received, received on issue of some share, जितने शेयर इशू किए गए हैं एट द रेट ऑफ एज्यूम, जितने शेयर पर शेयर जितने इशू किए जाते हैं उसका रेट यहाँ रख दिया जाता है। इसके बाद इन अंशों को शेयर पूंजी संचय में पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, अंश पूंजी खाते में। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट DR, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount transfer to share capital account. Being amount transfer to share capital account. इन दो एंट्री के द्वारा एक मुश्त राशि प्राप्त करके ये लेखे किए जाते हैं। अब इसमें आप देखें तो कैसा शेयर है, बैंक अकाउंट शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर कैसा है, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, यानी समता अंश है या पूर्वाधिकार अंश है, तो उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा कैसा शेयर है। इसके बाद यदि एक मुश्त राशि न प्राप्त करके किस्तों में राशि प्राप्त की जाए तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री की जाती है, आप उसका भी ध्यान दें। ये सब आपको PDF के द्वारा भेजा जा चुका है, फिर भी आप ध्यान दें। ये दूसरा पॉइंट आता है आपका किस्तों में राशि प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन। फिर से ध्यान दें आप एक बार, किस्तों में राशि प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन। किस्तों में राशि प्राप्त करने के अंशों, इसमें आप आवेदन राशि, आवंटन राशि और याचना राशि का उल्लेख करेंगे। तो आप देखें सबसे पहला एंट्री इसमें होता है, ये डेट का कारण आपका, जैसे सबसे पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर, अगर इक्विटी शेयर यानी समता अंश है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यदि पूर्वाधिकार अंश है तो जितना पूर्वाधिकार अंश का परसेंटेज निर्धारित रहता है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे अंश कौन सा अंश ये उल्लेख नहीं है, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से ध्यान दें, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being share application money received on issue of जितने शेयर हो, issue of number of share at the rate of per share
पर शेयर। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसके लिए एंट्री होती है शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा शेयर हो उसका नाम लिख देना चाहिए, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एप्लीकेशन से संबंधित एंट्री होता है। इसके बाद अलॉटमेंट का और उसके बाद प्रथम याचना और फिर अंतिम याचना। अलॉटमेंट का अब देखिए आप अलॉटमेंट में कैसे एंट्री की जाती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अलॉटमेंट का एंट्री है। किस्तों में ये जब मांगा जाता है तब इस तरीके से दिखाया जाता है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी जब ये मांगा जाता है पैसा, आवंटन का पैसा जब मांगा जाता है तो एंट्री की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना इशू किया गया शेयर, ऑन इशू ऑफ कितना शेयर है, नंबर शेयर एट द रेट रुपीज शेयर पर ईच पर शेयर। इसके बाद आवंटन का पैसा जब प्राप्त किया जाता है तब क्या एंट्री की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग allotment money received जितना अमाउंट धनराशि प्राप्त, जितनी अमाउंट प्राप्त की गई होती है वो इसमें दिखा दिया जाता है। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद आता है प्रथम कॉल, यानी इसके लिए एंट्री की जाती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये प्रथम याचना जब मांगा जाता है, प्रथम याचना धनराशि बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन इशू ऑफ नंबर शेयर, जितना शेयर इशू किया गया है उसका रेट क्या है, एट द रेट रुपीज पर शेयर। इसके बाद जब ये धनराशि प्रथम याचना की प्राप्त की जाती है उसकी जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बी फर्स्ट कॉल मनी
रिसीव। ये फर्स्ट कॉल का। इसी तरीके से सेकंड कॉल का एंट्री होता है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट बी शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन इशू ऑफ नंबर शेयर, जितना शेयर होता है पर शेयर, उसी का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो जाता है जब द्वितीय याचना मांगी जाती है। और जब तृतीय याचना यानी तृतीय याचना, तीन याचना ही मांगी जा सकती है और तीसरी याचना अंतिम याचना होती है। चाहे तो कंपनी प्रथम याचना में ही तीनों याचना का एक साथ मांग ले, चाहे दो याचनाओं के साथ, चाहे तीन याचनाओं के साथ पैसा मांग सकती है। तो जब तीसरी याचना की जाती है फाइनल अकाउंट की, फाइनल कॉल की, तो एंट्री होता है तब यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी फाइनल कॉल मनी ड्यू और इशू ऑफ नंबर ऑफ शेयर पर शेयर, उसका जब प्राप्त किया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तब ये अलग हो जाता है एंट्री। इसी तरीके से किस्तों में और एक मुश्त धनराशि का एंट्री लेखा किया जाता है। अब आप कुछ सवाल देखें, वो सवाल आपका एक मुश्त धनराशि के आधार पर हल किया गया है जो कि आपको भेजा गया था। आप पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। अब आप पहला सवाल देखें जो आपको सवाल पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया था और आप हल किए भी हैं, उसको फिर से आप एक बार समझिए कैसे वो हल किया जाएगा। नायक प्रिंटर्स इंडिया लिमिटेड की अधिक पूंजी 15 लाख रुपया है जो 10 रुपया वाले 1,57,000 अंशों और 10 रुपया वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है। कंपनी ने 30,000 समतांश और 20,000 10% पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर दे है, संपूर्ण राशि प्राप्त भी हो गई, आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। ये आप ध्यान में जो पहला सवाल आपको भेजा गया, इस सवाल में आपका नायक प्रिंटर्स इंडिया कंपनी लिमिटेड की जो अधिकृत पूंजी है वो 15 लाख रुपया है जो कि समता अंशों में और पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है। समता अंश उसके है 10 रुपया वाले 1,00,000 समता अंश और पूर्वाधिकार के रूप में विभाजित है 50,000 पूर्वाधिकार अंश है 10% वाले 10 रुपया के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने उन 15 लाख अधिकृत पूंजी का निर्गमन न करके केवल कुछ अंशों का ही निर्गमन किया है, जिसमें 30,000 समतांश और 20,000 पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन किया गया है, जिसकी समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त कर ली गई है। जब एक मुश्त धनराशि प्राप्त की जाती है तब एंट्री क्या किया जाता है आप देखें, जिसमें पहला समता अंशों को के लिए अलग एंट्री कर दिया जा रहा है और पूर्वाधिकार अंशों के लिए अलग एंट्री किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देंगे कोटेशन इनका जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नायक प्रिंटर्स कंपनी लिमिटेड, एक मुश्त धनराशि के लिए केवल 2 ही एंट्री की जाती है। 2 एंट्री आपने देखा, बैंक अकाउंट या शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला एंट्री होता है इक्विटी, चूंकि इक्विटी शेयर है 30,000 समतांश जारी किया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बी इक्विटी शेयर या इस तरीके से आप कर सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव या बीइंग फुल अमाउंट received on
issue of 30,000 equity share at the rate of ₹10 per share। तो इसका रेट निकाल लेंगे। 30,000 इक्विटी शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया बनता है, जो एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो गई। इसके बाद इस धनराशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अंशसूची खाते में। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount transfer to share capital account। इन दो एंट्री के द्वारा आप इसका लेखा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पूर्वाधिकार अंश जारी है 10% वाले पूर्वाधिकार अंश, उसके लिए आप देखें सेम वही एंट्री रहेगा, केवल नरेशन चेंज होता है। बैंक अकाउंट डेबिट जब एक मुश्त धनराशि प्राप्त की जाती है तो केवल दो ही एंट्री की जाती है शेयर होल्डर्स के रूप में। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस, क्योंकि ये प्रेफरेंस है यानी पूर्वाधिकार का नाम है, उसके आगे परसेंटेज इसलिए लगाया जाता है पूर्वाधिकार के, क्योंकि उसका लाभांश का दर जो है निश्चित होता है, इसलिए हर प्रत्येक प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज निर्धारित कर दिया जाता है। तो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, shareholders account be full amount received on issue of 20,000 preference 10% preference share at the rate of 10%। आप देखें तो 20,000 से 10 रुपए के हिसाब से जो आएगा आपका 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया आप दिखाएं यहाँ पे, इसको अंशपूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ड्यूटी होती है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount transfer being full amount transfer to share capital account, preference share capital account। ये आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है 2 लाख रुपया। अब इसके आधार पर आप अगला सवाल हल कर सकते हैं, जो आपका दूसरा सवाल भेजा गया था। दूसरा सवाल था आपका, आप उसको नोट भी किए होंगे। रामा बुक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 20,000 समता अंश को जारी किया। रामा बुक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले
20,000 समता अंशों को जारी किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी। जनता द्वारा समस्त अंश क्रय कर लिए गए और एक मुश्त भुगतान प्राप्त हो गया। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। अब आप यहाँ देखें तो जो कंपनी का नाम है वो रामा बुक्स लिमिटेड, जनरल एंट्री का बुक्स ऑफ रामा बुक्स लिमिटेड हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका है रामा बुक्स लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 20,000 समता अंशों को जारी किया। तो सेम उसी वही रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। सवाल सेम उसी तरीके से है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बी फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर। तो दाम हो जाएगा 20,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी पूरा हो गया। अब आप देखें जो आपने तीसरा सवाल हल किया था, नीलू एंड कंपनी ने 10,000 समता अंश 10 रुपया प्रति अंश की दर से जनता में निर्गमित किया। यहाँ पे कंपनी का नाम है नीलू एंड कंपनी। आपका तीसरा सवाल जो है, नीलू एंड कंपनी ने 10,000 समता अंश 10 रुपया प्रति अंश की दर से जारी किया था, जो कि समस्त धनराशि अंशधारियों द्वारा ले ली गई और समस्त धनराशि प्राप्त भी हो गई। तो यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा चेंज रहेगा और इनकी सेम वही रहेगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बी फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ, यहाँ 10,000 अंश जारी किया गया इक्विटी शेयर 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से, तो आएगा 1 लाख रुपया। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया आपका आया। बी अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन भेजा गया था। जो एक कंपनी थी उसका नाम नहीं था। एक कंपनी ने 15 रुपया वाले 20,000 समता अंश जारी किए थे। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई थी। यहाँ पे कंपनी का नाम जो था जनरल एंट्री का बुक्स ऑफ, जो तीसरा था वो नीलू एंड कंपनी था, आप लिख सकते हैं। अब आपका चौथा कंपनी का कोई नाम नहीं है, तो जनरल एंट्री का बुक्स ऑफ कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड 20,000 अंशों को जारी किया गया था, जो कि 15 रुपया वाले थे। एक अंश 15 रुपये के हिसाब से था। तो अब आप देखें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, चूंकि समता अंश से जारी किए गए थे तो उसका नाम रहेगा। ये कोई इसका मतलब नहीं है, इसका आप मिटा सकते हैं। आप देखें चौथा सवाल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बी फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ 20,000 यानी 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट, यहाँ पे आपका 15 रुपए के पर शेयर के हिसाब से है, तो आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लाख रुपया। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी फुल अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एक मुश्त धनराशि के सवाल हल किए जाएंगे। इसके बाद आपका अगला 5वां सवाल नेक्स्ट समय में आपको बता दिया जाएगा। सेम उसी की तरीके से है आपका 5वां सवाल। 5वां सवाल आपको भेजा गया था, एक कंपनी ने 10 रुपया वाले 25,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो अब आप वही पे चेंज कर देंगे, 25,000 समता अंश 10 रुपये के हिसाब से, तो 2.5 लाख रुपया आएगा आपका, वही ट्रांसफर हो जाएगा। छठा सवाल पूर्वाधिकार अंश से संबंधित है। जिस तरीके से समता अंशों का सवाल है उसी तरीके से पूर्वाधिकार अंशों का सवाल हल किया जाएगा। इसके बाद आप एक मुश्त धनराशि के सवाल यदि हल कर ले जाएं तो अब आप किस्तों में धनराशि का सवाल हल करें, जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।